Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. This session is for class 12th and in class 12th we are learning molecular basis of inheritance and we have completed a lot of interesting topic, and in the form of story I make you understand a few topics like as in the previous session I make you understand how Alfred Hershey and Martha Chase performed the experiment to prove that DNA is the genetic material, कि DNA ही genetic material है. क्लियर है? ठीक है. तो प्रीवियस टॉपिक में हम लोग ने ये टॉपिक पढ़ा था. फिर दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा था कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. ठीक है. वाई वी कंसीडर द डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल. तो कोई भी अगर मटेरियल है तो उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ जरूर होनी चाहिए. सेम एज देर आर सम क्राइटेरिया दोज शुड फॉलोड बाई द जेनेटिक मटेरियल. कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनको जेनेटिक मटेरियल को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. अब हम इन क्राइटेरिया के बारे में मैंने प्रीवियस सेशन में भी बता दिया था. मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करके फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ. ठीक है. अब इसमें देखो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था. सबसे पहला पॉइंट था कि इट शुड एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. ये अपनी रेप्लिका को क्या कर सकता है, जनरेट कर सकता है, मतलब रेप्लिकेशन शो करता है. ठीक है. रेप्लिका का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रेप्लिका का मतलब हो गया कॉपी. ठीक है, कॉपी करना. ठीक है. तो रेप्लिका मतलब ये रेप्लिकेशन शो कर रहा है. क्लियर है? ठीक है. जैसे अगर मान लो कोई भी एक कंटेंट है तो उसने अपनी कॉपी बना ली. जैसे आपने सेल डिवीजन में पढ़ा है कि इन द सेल डिवीजन विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन द सेल डिवीजन कैन नॉट बी परफॉर्म. ठीक है. बिना डीएनए रेप्लिकेशन के कोई भी सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं हो सकता. तो सेम एज यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट. इट शुड बी स्टेबल केमिकली. ठीक है. ये केमिकली भी स्टेबल होना चाहिए और फिजिकली भी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. स्टेबिलिटी का इन द सेंस कि देखो इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो अगर ये स्टेबल नहीं रहेगा, जैसे अगर हमारे पास कोई मिस्टीरियस अगर किसी के कुछ राज हैं, मतलब अगर किसी के कुछ ऐसे हमें पता है जो जिसको किसी को शेयर नहीं करना है. ठीक है. बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपको अपने फ्रेंड्स के बारे में पता होती हैं, लेकिन आप क्या दूसरे से शेयर करते हो. अगर आपका फ्रेंड जान जाएगा कि ये तो स्टेबल नहीं है, ये तो चेंज होता रहता है. ठीक है. ये मेरी बात उससे कर देता है, उसकी बात मेरे से कर देता है, तो यू विल नॉट बी अ रिलायबल पर्सन. सेम एज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के जेनेटिक मटेरियल के साथ भी यही केस है. ठीक है. दे स्टोर द इन्फॉर्मेशन. वो इस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. बात समझ में नहीं है? तो जो इन्फॉर्मेशन को जब स्टोर करेंगे तो अगर वो स्टेबल नहीं होंगे, उनके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा आते रहेंगे, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी चेंज करते रहेंगे बहुत ज़्यादा, एंड दैट इज़ नॉट गुड. थर्ड है इट शुड बी प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस. उसमें चेंजेस आने तो चाहिए लेकिन स्लो आने चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस नहीं आने चाहिए. जैसे अगर आप बात करो तो डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है. अगर हम आरएनए के बारे में बात करें तो आरएनए शो वेरी फास्ट म्यूटेशन. इन द प्रेजेंट सिनेरियो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कोविड-19, द वायरस ऑफ कोविड-19 दैट म्यूटेट वेरी फास्ट. दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द वैक्सीन. लास्ट पॉइंट है इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन ट्रेड. जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर्स शो करते थे, फैक्टर्स होते थे, पेयर में होते थे, उनकी कॉपी होती थी, उनका ट्रांसफ़र होता था. समझ में आई बात? तो वो सारी चीज़ें कौन फॉलो करना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल. क्योंकि मेंडल ने जो फैक्टर के बारे में बताया था दैट ही वॉज ट्रू एट हिज प्लेस. ठीक है. वो अपने पॉइंट पे सही थे. इसका मतलब है जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो फैक्टर की ही तरह बिहेव करना चाहिए. तो ये 4 क्राइटेरिया हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 क्राइटेरिया वी कैन से दैट समथिंग इज जेनेटिक मटेरियल. कोई चीज़ क्या है, जेनेटिक मटेरियल है. क्लियर हो गया होगा. ठीक है. तो अब देखो इन जो क्राइटेरिया हैं इसमें अगर देखा जाए तो डीएनए भी कहीं ना कहीं फिट होता है. आरएनए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फिट नहीं होता, वो इन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता. जैसे कौन कौन से क्राइटेरिया को, स्लो म्यूटेशन, स्लो चेंजेस. आरएनए में चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है. बाकी अगर देखा जाए तो मेंडेलियन के फॉर्म में भी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन कुछ क्राइटेरिया फॉलो करता है. लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता. पहला,
प्रोटीन अपनी कॉपी नहीं बना सकता, दूसरा वो स्टेबल नहीं हो सकता, आपको पता है डीनेचुरेशन हो जाता है, डीएनए का भी डीनेचुरेशन होता है, याद रखना, ठीक है। लेकिन डीएनए जैसे ही टेम्परेचर कम होगा वो फिर पास में आ जाएंगे। जैसे दो फ्रेंड को अगर आप किसी तरह अलग हटा दो तो जैसे ही टीचर हटता है फिर वो आपस में एक साथ बैठने लगते हैं, एकदम सेम डीएनए के साथ भी यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि म्यूटेशन, तो प्रोटीन में तो कुछ ऐसा चेंजेस आते ही नहीं है, ठीक है, प्रोटीन में कोई चेंजेस आते ही नहीं, तो म्यूटेशन के बात ही छोड़ो। और चौथा कैरेक्टर तो एकदम फॉलो नहीं करेगा। तो ये जो 4 क्राइटेरिया हैं, इस पे कौन कौन आगे बढ़ा, डीएनए और आरएनए, प्रोटीन पीछे हो गया। बात समझ में आई, ठीक है। तो दीज आर द क्राइटेरिया एंड विच इज़ द मटेरियल विच फॉलो दीज क्राइटेरिया, डीएनए एंड आरएनए। बट अगर चारों के चारों कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, 4 के चारों क्राइटेरिया की बात करें, तो कौन फॉलो कर रहा है, डीएनए फॉलो कर रहा है, ना कि आरएनए। और प्रोटीन तो कोई कुछ नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसको रेस से हटा ही दिया हमने। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, विच इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब अभी तक हमने ये सीख लिया कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या है, ठीक है। अल्फ्रेड हर्शे, मार्था चेज ने बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ वायरसेस के केस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, तो बेटर कौन है, डीएनए बेटर है कि आरएनए। वैसे आपके दिमाग में आ गया होगा सर क्या डीएनए ही तो बेटर है, वही स्टेबल है, ठीक है, वो स्लो चेंजेस शो करता है, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन टॉपिक है तो आपको बताना जरूरी है, ठीक है। तो देखो डीएनए इज़ मोर स्टेबल, डीएनए पहली बार स्टेबल है। आपकी अपनी एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, मैंने आपको बोल रखा है एनसीईआरटी एकदम आपके लिए एक ग्रंथ की तरह है, एक ऐसा मतलब वो उपदेश देती है, जान लो, ठीक है। तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ा करो। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी कि डीएनए स्टेबल है, ये किसके एक्सपेरिमेंट से ही पता लग गया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता लग गया था। अब तुम कहोगे कैसे, वहाँ कैसे पता लग गया, जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एस सेल्स को हीट किया था, याद है ना, एस सेल्स को क्या किया था, हीट किया था, हीट मतलब उनको किल कर दिया था। अच्छा बताओ, बाद में जब उसको आर से मिलाया, आर के साथ रखा, तो इसका मतलब है डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हुए। अगर डीएनए डिस्ट्रॉय हो गए होते तो कभी भी आर सेल्स एस सेल में ट्रांसफॉर्म ना हुआ होता। इसका मतलब है फ्रेडरिक ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट से पता लग गया कि जो डीएनए है वो एक स्टेबल केमिकल है। क्लियर है। उसमें हीट देने पे उसका डीनेचुरेशन होता तो है, लेकिन जब हीट कम होती है तो उसके स्ट्रैंड्स फिर से जुड़ जाते हैं। बात समझ में आई। जैसे हमने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एस सेल्स को हीट किया था, इसका मतलब उनके डीएनए क्या हो गए रहे होंगे, सेपरेट हो गए होंगे, लेकिन बाद में वो डीएनए स्ट्रैंड्स जो हैं फिर से एक साथ आ गए होंगे। इसका मतलब है कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, मतलब डीएनए है, वो स्टेबल होता है, ठीक है, इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता। लेकिन जब डीएनए यूज़ करोगे, देखो एंजाइम और हीट में डिफरेंस है, ठीक है। अब तुम ये भी पूछ सकते हो कि सर जो मार्था चेज ने जो तीन टीम थी ना साइंटिस्ट की, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी, याद आ गया, इन्होंने डीएनएज यूज़ किया था। अब तुम कहोगे सर डीएनएज यूज़ करने पे डीएनए तो डाइजेस्ट हो गया। देखो एंजाइम्स की बात अलग है, समझ में आई बात, उसने उसको डाइजेस्ट कर दिया, ना कि तोड़ा। क्लियर है। डाइजेस्ट करना और ब्रेक करना, आपस को ब्रेक करना, जैसे एक पेन है, ये पेन है, अब इसको हमने ऐसे क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, बाद में फिर एक हो सकती है, लेकिन अभी हमने इसको एकदम डाइजेस्ट कर दिया, एकदम ख़त्म कर दिया, तब थोड़ा ना ये आपस में मिल सकती, तब तो ये गई। क्लियर है। इसको हमने पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया, तब ये थोड़ा ना ज्वाइन हो पाएगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला क्लियर हो गया कि डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, इसके पीछे रीज़न भी है। पहला, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। ब्रेक तो हो जाते हैं, अगर उनको टेम्परेचर 94 या 94 के अबव दे दो तो डीएनए के स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है दोनों स्ट्रैंड्स एक साथ फिर आ जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि डीएनए स्टेबल है। पहला रीज़न मैंने बताया स्टेबल क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। दूसरा रीज़न है, उसके पास एक केमिकल होता है जिसका नाम है थाइमीन। आपको याद है, आपने नाइट्रोजनस बेस में पढ़ रखा है थाइमीन। तो थाइमीन एक ऐसा केमिकल है जो डीएनए को और भी स्टेबल बनाता है। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। क्लियर है। तो इन 2 पॉइंट्स की वजह से डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, किसके कंपेयर में, आरएनए। अब देखो वहीं पे हम आरएनए की बात करें तो आरएनए ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है,
2-OH, आपको याद है ना कि आरएनए पे राइबोस शुगर होता है। राइबोस शुगर में क्या होता है, सेकंड कार्बन पोजीशन पे एक OH ग्रुप और लगा होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने जब स्ट्रक्चर बताया था राइबोस और डीऑक्सी राइबोस का, तो वहाँ पे आपको मैंने ये बताया था कि सेकंड कार्बन पोजीशन पे एक OH ग्रुप और लगा होता है। और आरएनए के पास एक और नाइट्रोजनस बेस होता है जो डीएनए के पास नहीं होता, यूरेसिल। ठीक है, उसके पास क्या होता है, यूरेसिल होता है, और यूरेसिल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। याद रखना, यूरेसिल की ही वजह से जो आरएनए है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्लियर है, इसीलिए आरएनए किसकी तरह बिहेव करता है, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं, आपने 11th में पढ़ रखा है, जिनको राइबोजाइम बुलाते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाई, दे आर फॉर्म्ड बाई आरएनए। तो इसका मतलब है आरएनए कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब मोर रिएक्टिव है, इसीलिए तो कैटालिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर है, तो इसका मतलब है कि अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अगर उनके क्राइटेरिया को चेक करें, कंपेयर करें, तो दो जेनेटिक मटेरियल तो दोनों ही हैं, आरएनए भी है और डीएनए भी है। क्योंकि अगर आरएनए एक भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल है तो हम उसको जेनेटिक मटेरियल बुलाएंगे, लेकिन आप कभी नहीं पढ़ोगे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, ये आप कभी नहीं पढ़ोगे। क्लियर, तो इस तरह से डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन विच इज बेटर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल। व्हाई, नाउ द रीजन इज क्लियर। अब इस स्लाइड में आपको क्लियर हो गया कि डीएनए ही बेटर जेनेटिक मटेरियल क्यों है, समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा तुम्हें डिफरेंस भी पता लग गया होगा डीएनए और आरएनए के बीच में। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है डीएनए वर्सेस आरएनए में, कि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया। लेकिन ये याद रखना कि कुछ ऐसे वायरसेस हैं जहाँ पे डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है और आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है, सब में नहीं होता। हम मोस्टली की बात करते हैं, मोस्टली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है, थाइमीन होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन और साइटोसिन। आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, लेकिन थाइमीन के प्लेस पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। और तुम्हें पता है यूरेसिल मोर रिएक्टिव है। आपके एनसीईआरटी में यूरेसिल का दूसरा नाम दिया होगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये सर आई गॉट इट। ठीक है, देखते हैं कितने लोग एनसीईआरटी में वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कहीं पे दिया है, आपको ढूंढना है कि यूरेसिल का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, डीएनए में किस टाइप की शुगर होती है, डी ऑक्सी राइबोस शुगर होती है, और आरएनए में किस टाइप की शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में ही बता दिया था। लास्ट है डीएनए स्लो म्यूटेशन शो करता है, म्यूटेशन शो करता है लेकिन स्लो म्यूटेशन शो करता है, और जो आरएनए होता है वो म्यूटेट फास्टर। ठीक है, कंपेयर टू द डीएनए, इसका मतलब है वो स्टेबल नहीं है। डीएनए कैटालिस्ट की तरह बिहेव नहीं करता, आरएनए कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है। ये भी एक डिफरेंस लिख लेना। ठीक है, कि आरएनए एक्ट एज अ कैटालिस्ट और डीएनए डज नॉट एक्ट एज अ कैटालिस्ट। क्लियर है, तो इस तरह से डीएनए और आरएनए में आपको थोड़ा सा मैंने डिफरेंस भी बता दिया। ठीक है, क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अगर हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज की बात करें तो डीएनए को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको अगर कुछ बता दो तो वो सबके सामने अपने मुंह को नहीं खोलता। ठीक है, मतलब सबके साथ वो सारी चीज़ें शेयर नहीं करता, इसका मतलब वो ज़्यादा रिलायबल है, तो हम उसको ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। सेम एज अगर डीएनए स्टेबल है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे हमारी जो ह्यूमन की जो लाइफ है, मतलब ह्यूमन की जो सीरीज़ है, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस, तो उनके डीएनए में जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर थी वो स्टेबल थी, मतलब उसको हम एनालिसिस करके वी कैन ट्रेस द ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है उसको ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आरएनए सोचो रहा होता तो क्या होता, इतना चेंज आया होता कि हमें हिस्ट्री क्या ज्योग्राफी भी ना पता लगती। ठीक है, तो फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जब ट्रांसफ़र की बात आएगी, आपने सेंट्रल डोगमा पढ़ रखा है,
जब भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए ट्रांसफ़र करता है तो किसके थ्रू ट्रांसफ़र करता है, आरएनए के थ्रू। और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो भी आरएनए के पे ही होती है। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की स्टोरेज की बात करो तो किसको प्रेफर करोगे, डीएनए को प्रेफर करोगे। लेकिन जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की बात आएगी तब किसको प्रेफर करोगे, तब आप आरएनए को प्रेफर करोगे। आरएनए बेटर है, क्यों? क्योंकि आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आगे की तरफ प्रोसीड कर सकता है, आगे की तरफ ले जा सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। डीएनए अकेले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये और भी आगे क्लियर हो जाएगा आपको ये पॉइंट कि कैसे डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में, इन्फॉर्मेशन को वो उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं करता, आरएनए ज़्यादा करता है। क्लियर है? ठीक है। सेंट्रल डोग्मा अगर आपको याद होगा तो सेंट्रल डोग्मा में आपने पढ़ा है कि डीएनए से आरएनए बनता है, तब आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करती है। इसका मतलब है जो डीएनए है दैट कैन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट फॉर्म्स द आरएनए। सबसे पहले ये क्या बनाती है, आरएनए बनाती है, डीएनए। देन दैट आरएनए पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तब जाके वो जो आरएनए है वो किस में पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना दोनों अलग अलग बात होती हैं। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, डीएनए स्टेबल भी है, डीएनए बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। ठीक है, पॉपुलर इन द सेंस कॉमन भी है ऑर्गेनिज्म में, लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड क्या बुला रहे हैं, आरएनए वर्ल्ड। सोचो, ठीक है, क्यों आरएनए वर्ल्ड बुला रहे हैं? क्योंकि पता है जो भी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो भी मतलब जो भी फ्लो हो रही है वो किसके अराउंड घूम रही है, आरएनए के। ठीक है, डीएनए, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है, प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट पावरफुल तो होता है, लेकिन जितनी भी सारी चीज़ें, जितनी भी पॉलिसी बनती हैं, जितनी भी कुछ होता है, उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, और डीएनए है। और वहीं पे अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कौन है, आरएनए है। क्लियर है? जिसके पास सारी चीज़ें होती हैं, सारी पावर होती है, वो कभी भी इंफॉर्मेशन को अल्टर कर सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को भेजना है कि नहीं भेजना है, एवरीथिंग दैट कैन कंट्रोल, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ये भी माना जाता है, क्योंकि आरएनए बहुत कैटालिस्ट था, आरएनए एक्ट एज अ कैटालिस्ट और रिएक्टिव है। तो ये माना जाता है कि आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था और आरएनए से क्या बन गया होगा, डीएनए बन गया होगा। धीरे धीरे आरएनए इतना ज़्यादा रिएक्टिव था कि आरएनए ने क्या बना दिया, डीएनए। और आपको पता है आरएनए से डीएनए बन सकता है। क्लियर है? ये आप पढ़ के आ रहे हो, सेंट्रल डोग्मा में भी पढ़ाया और एचआईवी के केस में भी बताया था कि आरएनए से क्या बन जाता है, डीएनए। तो आरएनए को हम क्या कंसीडर करते हैं, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये तो कंफर्म है। देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जो हमारी बॉडी में एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, जैसे मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या है, मेटाबॉलिज्म में क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं दे पार्टिसिपेट इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म मतलब हो गया जिसमें एंजाइम्स होते हैं, दे पार्टिसिपेट, दे लाइक एज रेस्पिरेशन, लाइक एज डाइजेशन। एंड इन द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है। स्प्लाइसिंग क्या है, ठीक है, ये स्पाइसिंग लिखा है, दैट इज स्प्लाइसिंग, यहाँ पे स्प्लाइसिंग कर लेना, SPL। ठीक है, ये SPL है। ठीक है, L है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग अभी आपको नहीं क्लियर होगा, आगे के टॉपिक में आप पढ़ोगे स्प्लाइसिंग क्या होती है। तो अभी मैं स्प्लाइसिंग नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि स्प्लाइसिंग क्या होती है। ये जितने भी प्रोसेस ये हैं और एसेंशियल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे ऑल इवॉल्व अराउंड आरएनए। ये किसके अराउंड घूमते रहते हैं, आरएनए के अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, आरएनए यूज्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। कुछ वायरसेस में ये जेनेटिक मटेरियल भी है और ये किसकी तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट की तरह। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आरएनए ने क्या बना लिया रहा होगा, डीएनए बना लिया रहा होगा। ठीक है, आरएनए ने जब डीएनए बना लिया तो डीएनए क्या था, ज़्यादा स्टेबल था। डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है, तो इसका मतलब है वहाँ से स्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई। क्लियर है? तो हम इसीलिए हम बाद में जेनेटिक मटेरियल कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, डीएनए, क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अच्छे से स्टोर हो सकती है। तो आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल, देयरफॉर डीएनए हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम
केमिकल मॉडिफिकेशन, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ रखा है कि आरएनए से क्या बन सकता है, डीएनए बन सकता है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए वर्ल्ड में ये पता लग गया कि आरएनए की डोमिनेंसी ज़्यादा है अगर देखा जाए डीएनए के कंपेयर में। डीएनए मेन तो है, मतलब जैसा डीएनए होगा वैसे ही इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, ये आरएनए पे डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आरएनए ही हो गया है यहाँ पे। क्लियर। और आरएनए को हम फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कैसे कंसीडर कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे जस्टिफाई हो गया, जस्टिफिकेशन इसका साइंटिस्ट ने कर दिया था कि यस आरएनए ही फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, और आरएनए ही क्या बना लिया रहा होगा, डीएनए बना लिया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग पढ़ने समझ में आ गया। यहाँ तक हम लोग ने डीएनए के जो पार्ट्स थे वो सब खत्म कर लिए हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉडल, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस्ड कि व्हाट कैन बी द जेनेटिक मटेरियल, क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। क्राइटेरिया, प्रोटीन कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता, डीएनए और आरएनए फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बेटर जेनेटिक मटेरियल है वो तो डीएनए है, लेकिन फिर भी आरएनए ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। क्यों डोमिनेंट है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आरएनए के आसपास घूमती रहती है, मतलब उसी के थ्रू जाती हैं। क्लियर है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई बहुत पावरफुल पर्सन है, लेकिन बीच में जो है जो उसके सारे काम कर रहा है, तो अगर देखा जाए तो उसके बिना तो वो पावरफुल पर्सन बेकार है, वो उसके बिना काम नहीं कर सकता। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग पढ़ने जा रहे हो डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस पिक्चर में थोड़ा सा आप क्लियर कर लो कि डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, पहला बात। उसके बाद जो है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, तब मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताता हूँ। पिक्चर में आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से जो है क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब डीएनए अपनी खुद की क्या बना रहा है, कॉपी बना रहा है, ठीक है। तो मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेके आपको बता देता हूँ कि डीएनए रेप्लिकेशन मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखो डीएनए का जैसे एक स्ट्रैंड है, आपको पता है अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड है तो इसकी जो प्राइम होगी, मतलब इसकी जो पोलरिटी होगी वो क्या होगी 5, और दूसरे की क्या होगी 3, 5' to 3'। अब इस पे जो बेस पेयर्स लगे हुए हैं, मान लो इस पे जो बेस पेयर्स लगे हैं वो ये ए लगा है, ठीक है, टी लगा है, टी मतलब थायमीन, यहाँ पे क्या लगा है गुआनिन, और ये क्या लगा है साइटोसिन। ये डीएनए पे बेस पेयर्स लगे हुए हैं। ये तो एक स्ट्रैंड की बात हो गई। अब दूसरे स्ट्रैंड पे आ जाओ, दूसरे स्ट्रैंड में डीएनए पे ये दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का ये हो गया, ठीक है। अब इसकी पोलरिटी क्या होगी, इसकी 3 to 5 होगी, क्योंकि आपको पता है डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। पैरेलल तो होते हैं लेकिन एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस लगे होंगे वो कौन कौन से लगे होंगे। अगर ए है तो यहाँ क्या लगा होगा, डबल बॉन्ड से टी, अगर टी है तो डबल बॉन्ड से ए, ठीक है। और अगर सी है तो ट्रिपल बॉन्ड से जी, और अगर सी है तो ट्रिपल बॉन्ड से जी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको एक स्ट्रैंड्स पता है ए टी सी जी अगर पता है तो आप दूसरे स्ट्रैंड को बना सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। यहाँ पे यही मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए क्या होते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी मिलता है कि एक डीएनए स्ट्रैंड दिया रहेगा और बोलेगा इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, तो बहुत ईजी है, ठीक है। ए बी सी डी की तरह ही याद करना है आपको, ए टी सी जी, ए से टी, जी से सी, ये याद कर लो, बस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना समझ गए। समझ में आया। तो अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, इनकी कॉपी बनना, मतलब इसमें जानते हो दोनों ही स्ट्रैंड अपनी कॉपी बना लेते हैं। जैसे मेरे हाथ में 2 पेन है, मान लो ये एक स्ट्रैंड है, ये 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ये रेप्लिकेशन करेंगे ना तो ये अलग डीएनए बना लेगा, डबल स्ट्रैंडेड, अलग हो गए। एक को तो बुलाओगे सिंगल स्टैंडर्ड, दोनों को क्या बुलाते हैं, डबल स्टैंडर्ड। जब ये दोनों अलग होंगे तो ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेगा और ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरह से जैसे अभी मैंने ये स्टैंड बनाया, जैसे मान लो सबसे पहले डीएनए क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड था, मैंने दूसरे बेस पेयर को लगा के इसको क्या बना दिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया। बात समझ में आई, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया। डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब यही दोनों स्ट्रैंड्स अगर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं तो ये नया स्ट्रैंड बना लेंगे, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लेंगे, ठीक है।
ईच स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड अलग होके ईच स्ट्रैंड विल फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड न्यू डीएनए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, रेप्लिकेशन। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, रेप्लिकेशन बुलाते हैं। ठीक है, इस पेन से समझो, जैसे ये पेन है डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, अब ये पेन जब सेपरेट होगी तो ये एक नया क्या बना लेगी, स्ट्रैंड बना लेगी। क्लियर है? जैसे अगर मान लो ये नया स्ट्रैंड बनाती है तो इस तरह से देखो, अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है भाई, कि ये स्ट्रैंड तो पुराना है, अगर आप देखो तो ये स्ट्रैंड तो पुराना है, लेकिन ये क्या है, नया है। When the DNA stands separate to each other and they show replication, तो जो भी DNA से जो नया DNA बनता है उसमें एक पार्ट उसका पुराना वाला होता है। जैसे आप अपने कपड़े हैं, ठीक है, आपने क्या लिया कि एक पैंट खरीद ली और एक जीन्स खरीद ली, एक टी शर्ट खरीद ली, ठीक है, बहुत अच्छे से समझो, एक जीन्स खरीद ली, एक टी शर्ट खरीद ली, बात समझ में आई? ये आपका पेयर हो गया, आपका एक क्लोथ का पेयर बन गया, जीन्स और टी शर्ट। फिर आपने क्या किया कि एक नई टी शर्ट लेके आए और जीन्स वही पुरानी है, समझ में आई बात? तो जीन्स पुरानी है और उस पर आपने नई टी शर्ट पहन ली, तो इसी को बोलते हैं, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो भी ऐसे ही होता है कि एक स्ट्रैंड जब रेप्लिकेशन शो करेगा, मतलब एक स्ट्रैंड जब नया स्ट्रैंड बनाएगा तो वो उस स्ट्रैंड में, ठीक है, उस स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड क्या होगा, पुराना वाला होगा और एक स्ट्रैंड क्या होगा, नया वाला होगा। जैसे मैंने अभी बताया कपड़े का एग्जांपल लेके, ठीक है, कि आपने क्या किया, टी शर्ट नहीं खरीद ली लेकिन जीन्स क्या है, पुरानी है। सेम एज, जैसे यहाँ पे समझ लो, जैसे मान लो डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। मैंने क्या बताया, हर एक स्ट्रैंड एक नया डीएनए बना लेगा। जैसे मान लो ये स्ट्रैंड है, इसकी जो प्राइम है वो 5' to 3' है। अब ये जब नया डीएनए बनाएगा, ठीक है, तो देखो ये वाला तो पुराना रहेगा, ठीक है, एक स्ट्रैंड क्या होगा, पुराना, वही जो ये है वही रहेगा 5' to 3', लेकिन इस पर जो स्ट्रैंड नया रेप्लिकेट करेगा, मतलब कॉपी करेगा, वो नया होगा। ठीक है, ये जैसे मैं इसको पेन चेंज करके ये बना दिया। अब बताओ ये नया डीएनए है कि नहीं है, न्यू डीएनए है कि नहीं है? ठीक है, ये इसी प्रोसेस को क्या बुला रहे हैं, रेप्लिकेशन, मतलब अपनी कॉपी बना लेना। इस स्ट्रैंड ने अपनी एक कॉपी प्रोड्यूस कर ली, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, नहीं बन गया? लेकिन ये जो ग्रीन वाला है ये पेरेंटल है, मतलब ये पुराना वाला है, और ये रेड वाला क्या है, न्यू, नया बना हुआ है। इसका मतलब है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मैं पेन से फिर से बता दूं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब भी एक स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन शो करता है तो उसका एक स्ट्रैंड तो पुराना होता है, लेकिन एक स्ट्रैंड क्या होता है, नया होता है। एक स्ट्रैंड क्या होता है, नया। जैसे अब ये देखो, इसने रेप्लिकेशन शो किया तो ये वाला पुराना है और ये वाला क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड है। क्लियर है? इसी रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्लियर है? तो आपको ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि रेप्लिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ में आ जाना चाहिए कि होता क्या है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे पहले पिक्चर में देख लो, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, देख सकते हो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हेलिकेज ओपन हो रहे हैं। ठीक है, हेलिकेज क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। जब ओपन कर रहा है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जा रहा है और उस सिंगल स्ट्रैंड में एक नया डीएनए बनता चला जा रहा है। ये देखो इस तरह से। क्लियर है? तो देख सकते हो ये दोनों क्या हैं, पहले वाले स्ट्रैंड्स हैं, और ये दोनों क्या हैं, नए वाले स्ट्रैंड हैं। बाद में ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से इस पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है कि एक डीएनए स्ट्रैंड रहा होगा, देखो ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो एक स्ट्रैंड से, एक डीएनए से दो स्ट्रैंड बन जा रहे हैं। क्लियर है? तो इस तरह से व्हाट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बुलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में यही लिखा है कि रेप्लिकेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज हाइडिंग मेनी सीक्रेट्स। जब तक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में नहीं पता था, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए रेप्लिकेशन को भी बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन करता है, और डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपनी रेप्लिका खुद से बना लेता है। ठीक है, और आपको पता है सेल डिवीज़न में आपने एक फेज़ पढ़ रखा है, एस फेज़, याद होगा। ठीक है, सेल डिवीज़न में G1, S और G2 ये फेज़ आपने पढ़ रखा है। तो एस फेज़ में ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और बिना डीएनए रेप्लिकेशन के क्रोमोसोम्स के नंबर नहीं बढ़ सकते और ना ही सेल डिवीज़न हो सकता है। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन था बहुत सारे सीक्रेट्स को हाइड करके रखा था इसने। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज हाउ द टू स्ट्रैंड्स आर क्रिएटेड।
एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड क्रिएट कैसे होते हैं। एज वी हैव नोटिस्ड अर्लियर द डीएनए इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टू, दो का कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। इन ऑर्डर द हेरिडिटरी फिनोमिनन टू बी एक्सप्लेन दीज स्ट्रैंड शुड बी एक्यूरेटली कॉपी। जब भी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, तो समझ लेना कि वहाँ पे जो डीएनए है उनकी जो रेप्लिकेशन होती है बहुत एक्यूरेटली होनी चाहिए। अगर उसमें एरर आ गया तो क्या होगा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, हो सकता है इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाए कि सेल्स का फॉर्मेशन ही ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से दो डॉटर सेल्स का सेल डिवीज़न थोड़ा सा याद करो। जब वहाँ पे दो डॉटर सेल्स बनती थी तो उसके पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता था, फिर क्रोमोसोम्स का क्या होता था, डिवीज़न होता था। क्लियर है। तो इस तरह से आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, अगर वो एक्यूरेट नहीं है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन एक्यूरेट नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी काज कर सकता है, और अगर वेरिएशन ज़्यादा हो गया तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन मैंने थोड़ा सा आज इंट्रोड्यूस कर दिया, और आपको ये भी बता दिया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये भी किसने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, लेकिन इसका भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ठीक है। तो आपके इस चैप्टर में 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, 3 फॉर सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, और 4th जो आप एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे नेक्स्ट सेशन में, दैट इज़ फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, कि जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत कॉन्शियस होके आप लोग अगर पढ़ोगे तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, कन्फर्म, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, और मैं अपने वादे पे कायम रहूँगा। क्लियर है, ठीक है। तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन, एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। हाउ डिड यू लाइक द सेशन, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।